नमस्ते एंड वेलकम टू फर्टिलिटी टॉक विद डॉक्टर खुशबू पटेल। आज हम जानेंगे कि कैसे फर्टिलिटी और आयुर्वेदा एक दूसरे से मिलकर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। डॉक्टर खुशबू पटेल एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, फर्टिलिटी एक्सपर्ट है, गर्भ संस्कार कोच हैं और आयुष खेवना की फाउंडर हैं। सो टू यू डॉक्टर खुशबू पटेल, कैसी हैं आप? हेलो प्राची। हाय, कैसी हैं आप? बस आई एम बेस्ट। गुड गुड। तो हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जर्नी शुरू कैसे की और आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए थ्रू द फर्टिलिटी जर्नी? फॉर लास्ट 18 ईयर्स मैं आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट उसमें सब टाइप के पेशेंट्स आते थे। बट मुझे एक लेडी की इंसिडेंट इस तरह इसीलिए याद है कि वो जब आई थी एंड उसकी 3 IVF फेलियर थे। तो वो फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली थक गई थी एंड शी वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि मैम अभी आप ही एक होप हो। एंड मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की एंड विद इन 6 months सी कंसीव्ड नेचुरली प्रेगनेंसी। तो शी वॉज सो हैप्पी, उसकी आंखें ही बोल रही थी, वो मुझे अभी भी याद है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने डिसीज़न लिया कि जिन लोगों ने होप छोड़ दिए ना, उनको खुशी देना, ये मेरा एक मिशन बन गया। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये जर्नी शुरू की। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस फर्टिलिटी को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, राइट। हर पति की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। आयुर्वेदा रूट कोजेस के ऊपर फोकस करता है। यानी अगर आप जानती होगी तो वाता, पित्ता, कफा, ये 3 बेसिक दोष रहते हैं एंड फिर धातु होती है। इस तरह से हमारी ट्रीटमेंट चलती है। मॉडर्न साइंस जो है वो सिर्फ एक ऑर्गन की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि अगर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कोई इश्यूज है तो आपकी यूट्रस को, ओवरी को, राइट, तो वहीं पे फोकस किया जाता है। जहाँ की आयुर्वेद पूरे बॉडी को देखते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपको फर्टिलिटी के भी इश्यू है तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चली है, तो ही वहाँ पे गड़बड़ है। तो हम बस ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि वी आर फोकसिंग ऑन द रूट कोज और वो सुपरफिशियल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं कि रूट कॉज पे कैसे आयुर्वेदा फोकस करता है? ठीक है, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। प्राची, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ ट्री यू हैव टू कट ऑफ द रूट्स, राइट। अगर आप पेड़ को मारना चाहते हो तो उसकी दाली पत्तियां ही काटनी पड़ेगी। बट अगर आप उसकी जड़ें काटेंगे तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर दाली पत्तियां काटोगे वो वापिस होगा। सेम स्ट्रेटजी आयुर्वेद में रहती है, रूट कोज के ऊपर फोकस करना। यानी एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि अगर किसी को PCOS है तो वी आर नॉट गिविंग द मेडिकेशंस फॉर द हार्मोनल थेरापी, राइट। हम क्या करते हैं, किस वजह से PCOS हुआ। ईश्वर ने सबकी बॉडी की रचना अच्छी तो की थी, तो कहाँ पे गड़बड़ हुई? या तो वाता पित्ता कफा में इम्बैलेंस है, या तो आपकी लाइफस्टाइल रॉन्ग है, या डाइट रॉन्ग है, या तो फिर स्ट्रेस है। तो कौन से रीज़न की वजह से है, जब हम उसको पकड़ लेते हैं ना तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जब ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी वजह से परमानेंट और गारंटेड रिजल्ट मिलता है। ओके, तो जैसे आयुर्वेद किस तरीके से आप बेसिकली एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाते हैं जिसमें PCOS होता है उनके लिए? पर्सनलाइज इसलिए कि एक ही कपड़ा सबको फिट नहीं होता है, राइट। Yes. तो हम वहाँ पे प्रकृति परीक्षण करते हैं। प्रकृति परीक्षण यानी बॉडी का असेसमेंट होता है कि जहाँ पे आपके बॉडी में वाता पित्ता कफा कौन से दोष इम्बैलेंस है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो असेसमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डैट फिर हम रूट कोज के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन था PCOD। PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बट आयुर्वेद के अनुसार कफा दोष का एग्रीवेशन होता है। और प्राची, मैंने इतनी सारी मोर देन 15,000 कपल को रिजल्ट दिया है ना, तो मैंने देखा है कि जहाँ पे PCOS है वहाँ पे 80%
जो लेडी है उनको कफा दोष का ही एग्रीवेशन होता है। Okay. और जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ पे हम डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं, फिर आपको मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब जब आप करते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्ट्रेस, तो जब हम वो मैनेज करते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है। तो वहाँ पे हम रूट कोज के अकॉर्डिंगली असेसमेंट बनाते हैं कि हाँ चलो आपके बॉडी में कफा बहुत ज़्यादा है तो आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है, अगर कम है तो हम मेडिसिन से भी चला लेते हैं। और फिर जाके आपके पर्टिकुलर कौन से टाइम पे क्या खाना है, राइट, कि हर आप 5 मिर्ची खा सकती हो, मैं नहीं खा सकती, राइट, वो मेरी प्रकृति के सूट नहीं करता है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली, प्रकृति के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान बनाते हैं। सेम लाइफस्टाइल भी, क्योंकि कोई 5 बजे उठ सकता है, कोई 7 बजे उठता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या खाना चाहिए, राइट। फिर अभी मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, राइट, रात को 2 बजे 3 बजे तक जगते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, तो फिर उसकी नींद तो कंप्लीट करनी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, सुबह में लेट उठते हैं, तो वो रॉन्ग लाइफस्टाइल है। तो वहीं से हम मैनेज करना शुरू करते हैं, तो इसकी वजह से जल्दी रिजल्ट मिलता है। ओके, सो हमारी ऑडियंस के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो प्रकृति क्या होती है? गुड क्वेश्चन। गुजराती में एक कहावत है, प्राण અને प्रकृति जोड़े जाए। प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाती है। अब प्रकृति क्या है? प्राची, प्रकृति आपकी और मेरी जब हम हमारी मदर की वुम्ब में थे तब बन गई, वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो असेसमेंट करते हैं ना, वो विकृति के ऊपर करते हैं, कौन से दोष इम्बैलेंस हुए थे। अब जब आने वाला बच्चा है उसकी प्रकृति वो जब अपनी मदर की वुम्ब में होगा तब बनती है, राइट। तो मदर और फादर के डोमिनेंट दोष से बनती है, और दूसरी मदर थ्रू आउट 9 मंथ्स क्या खाती है उससे बनती है। तो यहाँ पे प्रकृति परीक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस करते हैं। और प्रकृति परीक्षण में जब बॉडी असेसमेंट किया जाता है वो एक्सपर्ट ही कर सकता है। उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में वो चीज़ की असेसमेंट करते हैं, जैसे कि आप कितने बजे सो गए, या आपकी स्लीप साइकिल, आपकी लाइफस्टाइल, आपके डाइट में आपका यूरिन कैसा जाता है, पॉटी कैसी जाती है, राइट, आपको सपने कैसे आते हैं। तो वो इतने डिटेल, क्योंकि इसमें वहाँ पे वो भी लिखा है चरक ने कि वाता प्रकृति वाले को कैसे सपने आते हैं, पिता को कैसे आते हैं, और कफा को, तो उसकी चॉइसेस भी वैसे ही रहती है। तो वो जब मालूम हो जाता है तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट लेना बहुत ईजी होता है। तो प्रकृति बहुत मैटर करती है, और हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। ओके, सो आउट ऑफ जस्ट शेयर क्यूरियोसिटी मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे सपने आते हैं? आई मीन अगर मेरी जैसे कफा प्रकृति है तो मुझे कैसे सपने आने चाहिए? बिकॉज आई यूजुअली हैव वेरी वियर्ड ड्रीम्स जो काफ़ी, या तो मे बी वो बहुत डरावने होते हैं या तो वो बहुत अजीब से होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जब पेशेंट आते हैं ना, जब हम नाड़ी देख के डायग्नोस करते हैं तो पेशेंट को पूरी ब्लूप्रिंट कहती हूँ ना, तो देवर सरप्राइज के मैडम ज्योतिष तो नहीं होना। तो अगर कफा प्रकृति वाले हैं ना, उनको हैवी यानी वियर्ड सपने ही आते हैं, जैसे डरावने होते हैं, कहीं से गिर गए, पानी में डूब गए, या कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, वैसे वाले आते हैं। जो पित्ता वाले होते हैं उनको आग में जलना वाले सपने आते हैं। उनको कोई डांट रहा है वैसे सपने आते हैं। और उनके जो सपने हो ना वो मीडियम टाइप के रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देखते हैं, बहुत कम भी नहीं देते हैं। कफा वाले के कम आते हैं, और जो वायु वाले हैं उनके इतने ज़्यादा सपने आते हैं, वो कभी रुकते ही नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको याद नहीं रहते कि उन्होंने क्या देखा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वायु प्रकृति वाले होते हैं ना, वो खुद भी शांति से नहीं बैठते, दूसरे को भी नहीं बैठने देते, वैसे वाले होते हैं। ओके, सो जैसे आपने कहा कि पिता प्रकृति वालों को जलने के और अग्नि के सपने आते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि जो अग्नि है हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के में हेल्प करती है वो किसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड हो? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। डाइजेस्टिव फायर इज द मेन की ऑफ दिस। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वही एक की है। जैसे कि आपने पूछा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म किस तरह से कोरिलेट करते हैं, राइट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि प्राची, हमने
रात को जिस वेसल में खाना बनाया, जिस बर्तन में, उसमें सुबह में बनाते हैं? नहीं। उसको वॉश करके हम उसके बाद करते हैं, राइट? यस। तो डाइजेस्टिव फायर की अगर एग्जांपल दूं कि हमारी जो वेसल है ये यही है, अगर उसका फायर ठीक नहीं होगा तो हर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ओके। आयुर्वेद में अग्नि के लिए हम 3 प्रकार के हमारे अग्नि रहते हैं, जैसे भूताग्नि, ओके। मंदाग्नि, इस तरह से, राइट? बट जो कोष्ठ होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, मृदु, मध्यम और क्रूर। तो जिसकी अग्नि अच्छी होती है वो हर जो कुछ भी फूड खाते हैं ना वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। बट मैंने देखा है कि जिनके फर्टिलिटी के इश्यूज रहते हैं उनको मंदाग्नि रहती है, तो डाइजेशन पावर जो होता है ना वो वीक होता है, उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। और बिकॉज ऑफ दैट जो डिओडिनम होता है वहाँ पे इनडाइजेस्ट फूड पड़ा हुआ रहता है, जिसको आयुर्वेद में आमा कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टॉक्सिन्स कहते हैं। तो कचरा वहाँ पे पड़ा, फिर वही उसको जगह मिली। आयुर्वेद में कहा गया है कोष्ठ में से शाखा में जाता है, जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे वो लोकेट होता है और फिर वो वही फाइब्रोड कर रहा है, वही पीसीओडी कर रहा है, वही एंडोमेट्रियोसिस कर रहा है। सो हमें उसको ध्यान में लेना पड़ता है। तो जब आप अपने डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखोगे आराम से रिजल्ट मिल जाता है। ओके। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और हमें पता भी नहीं होता और हम अपनी फर्टिलिटी को डैमेज कर रहे होते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कभी फोकस ही नहीं करते हैं और वो हमारी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, राइट? जैसे कि अगर फीमेल की एक तो डाइट रॉन्ग जा रहा है, हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, राइट? प्रिजर्वेटिव वाले खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, फिर तो वही चीज सब चीज़ें हैं डाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करती है। ओके। नंबर 2 पे होती है हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, बेसिक इशू जो आजकल के जनरेशन में है। हाँ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहीं से एक बायोलॉजिकल क्लॉक होनी चाहिए ना, वही डिस्टर्ब हो रही है। तो जितने बजे सोना है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत पर्टिकुलर चीज़ें करके कहा गया है, जैसे कि सुबह में जो 6 to 10 का टाइम होता है वो कफा का होता है, फिर 10 to 2 का पित्ता का, फिर वापस 2 to 6 वाता, फिर वापस कफा, पित्ता और वाता। तो वहाँ पे कहा गया कि जो काल में जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। तो वो अगर वो रॉन्ग चला गया, क्योंकि रात का खाना ही 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, फिर तुरंत सोते नहीं है, फिर 1:30-2 बजे तक मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। तो एक चीज़ तो वहीं से हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि नींद कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि 2-2:30 बजे सो गए, सुबह में 10-11 बजे उठे तो वो कंप्लीट नहीं होती, या तो फिर सुबह में उठ भी गए तो फिर वो टायर्डनेस, लेजीनेस वाली फीलिंग आती है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस, और बिना स्ट्रेस के तो कोई जी नहीं पाता है, That's very normal तो actually. ये काम करना है। और मैंने देखा है प्राची कि यंगस्टर्स में भी ये चीज़ें हैं कि व्हाट्सएप और ये जो सोशल मीडिया है, जहाँ पे सामने वाले को रिप्लाई किया, फिर उसने डबल ब्लू टिक का रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो तो ऑनलाइन दिख रहा है क्या, तो यहाँ से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस तो जो होता है वो तो केमिकल फॉर्म में होता है ना, तो वो वहाँ पे काम करता है। चौथी चीज़ है कि हम रेडिएशन के जोन में रह रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंटली अफेक्ट करता ही है। जैसे कि मेल फर्टिलिटी के इश्यूज वही हो रहा है, 40 to 50% रेशियो मेल फर्टिलिटी के है। मैंने देखा है कि जो मेट्रो सिटीज़ है, राइट, कि जहाँ पे MNCs है, वहाँ पे मैक्सिमम फर्टिलिटी के इश्यूज है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है, लैपटॉप गोद में लेके काम करना, कंटिन्यू रेडिएशन जा रहा है, तो वो स्पर्म के ऊपर इफेक्ट करता है। और सेम फीमेल को भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर उसके रेडिएशन जाते हैं। अब मोबाइल जो होते हैं पॉकेट में रखते हैं, तो वहाँ पे भी रेडिएशन जाता है। अब कपड़े कैसे पहनते हैं, टाइट जीन्स पहन रहे हैं तो वो भी वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो ये सब आपकी रूटीन जो है डे टू डे, तो वहाँ पे आप अपनी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, बट वहाँ पे 80% काम जो है वो आपके डाइट के ऊपर भी रहता है।
क्योंकि डाइट मैंने देखा है कि सब्जी रोटी दाल राइस वाली चीज़ें किसी को खानी ही नहीं है। जो इजीली रेडी टू ईट वाली प्रोसेस है कि चलो जोमेटो कर लिया, ये कर लिया, वही खा लो, क्योंकि टाइम यही आइटम बनाने में इतना टाइम जा रहा है, जब पर टेक्नोलॉजी इतनी इजीली अवेलेबल कर रही है तो वो ही लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो वहाँ पे बॉडी के अंदर हम कचरा डाल ही रहे हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो ऐसा कौन सा आयुर्वेदिक डाइट है जो आप कॉमनली ऐसा कह सकते हैं कि सभी से यूज़ कर सकते हैं, सभी से फॉलो कर सकते हैं? कॉमन तो चीज़ नहीं आती है, बट थोड़ी सी हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आपके घर में अगर दादी है तो दादी घी खाओ, हाँ, इतने नट्स ले लो, राइट? वो कहती थी दादी घी खाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लोग मना अभी हम इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, राइट? बट वो सही था। क्यों? क्योंकि मैंने प्राची देखा है कि फर्टिलिटी के जितने फीमेल को इश्यू है ना, वहाँ पे वायु दोष ही ज़्यादा होता है। हम वायु के अपोजिट डाइट प्लान देते हैं, तो वायु क्या करता है, बॉडी में ड्राइनेस कर लेता है, तो उसका अपोजिट होता है स्निग्ध, तो हम वहाँ पे घी प्रेफर करते हैं। तो आपको शुद्ध गाय का घी अगर मिल जाता है या A2 घी भी मिल जाता है तो यू कैन टेक अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून डेली, तो ये एक रिचुअल हो गया, राइट? दूसरा है कि आपका जो मील है, लंच, वो अराउंड 12 to 2 में हो ही जाना चाहिए, नॉट आफ्टर दैट। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप जो कुछ भी खा रहे हैं, सब्जी रोटी डाल रहे हैं, यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो कुछ भी हमने लिया, वो आपके लंच में ही होना चाहिए। तो वो आपका पित्त डाइजेशन कर लेगा। फिर आता है आपके हैंडफुल ऑफ नट्स आपके डेली डाइट में होने चाहिए, जो सोक करके लेने चाहिए, तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रात में हमेशा ड्राई चीज़ें मत खाया करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ भी ड्राई सब्जी और चपाटी ले ली, तो वो वायु और एग्रीवेट करता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपके डाइट में सूप होना चाहिए, और फिर आपने ड्राई सब्जी रोटी ले तो चलेगा। आप खिचड़ी और ये भी ले सकते हैं, कुछ भी उसके साथ सब्जी, या फिर आप ओट्स ले सकते हैं, तो उसके साथ आप सूप लो। और एक चीज़ हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि डिनर आपका बिफोर 8 हो जाना चाहिए, और 10 बजे जब आप सो जाते हैं तो 1 ग्लास दूध के अंदर 1 चम्मच गाय का घी डाल के पीना शुरू कर लीजिए। आपकी नींद भी कंप्लीट हो जाएगी, आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, और आपका वायु दोष भी बैलेंस हो जाएगा। तो आपको मैंने नंबर 1 टिप शेयर कर ली है, तो फॉलो करना शुरू कर लीजिए। ओके, ऐसा कोई, क्योंकि आजकल एक्चुअली क्या है कि हमें जनरली सबको कुछ ऐसा चाहिए होता है जो शॉर्टकट हो, जो चीज़ें हमें जल्दी हम अचीव कर पाएँ कुछ भी। तो ऐसी कोई हर्ब्स या ऐसा कोई सीड हो गया या ऐसा कोई सुपर फूड हो गया जिसे हम खा के अपनी फर्टिलिटी को डैमेज करने से रोक सकें खुद को? एक चीज़ कॉमन नहीं होती है, बट फिर भी आप शतावरी ले सकते हैं फॉर फीमेल के लिए शतावरी क्यों बेस्ट है? ऐसे तो मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, बट फीमेल के इसलिए कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वो स्ट्रेंथन देता है। तो वो आप कभी भी ले सकते हैं। आप दूध में 1 चम्मच डाल के लेना शुरू कर लीजिए। एंड नंबर 2, अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है, तो उसकी वजह से आधा रिजल्ट वहीं पे मिल जाता है। और रही बात सीड्स की, तो सीड्स में आप सीड साइक्लिंग की तरह ले सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड हो गया, राइट? आपके इसमें सफ़ेद तिल आ गए, आपके इसमें फ्लैक्स सीड आ गए, और आपके उसमें वाटरमेलन सीड्स आ गए। जब आप वो लेते हैं तो वहाँ पे भी आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। और हम पर्टिकुलरली प्रोटीन पाउडर भी प्रेफर करते हैं कि अगर आप वही बना के डाल दो तो टाइम भी कम हो जाएगा। आपका 1 स्कूप डाल दो, पानी में लेके चले जाओ ऑफिस, तो वहाँ पे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे। ओके, एक्चुअली मेरी मदर ने अभी फ़िलहाल कुछ पिछले 1-2 साल से, वो हम ठंडी में लड्डू खाते हैं, गोंद के लड्डू खाते हैं, वैसे उन्होंने इस साल सीड्स के बनाए थे। सनफ्लावर सीड था उसमें, वाटरमेलन सीड था, और मैं सोच रही थी कि बहुत कुछ है इसमें, क्या फ़ायदा होगा इन सारे चीज़ों का, बट अब मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का। क्योंकि ये आप मिड मील में खा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑफिस स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, एट अ टाइम 8 to 9
के आसपास या 10 बजे भी ऑफिस में भी रखो एंड 10-11 बजे के आसपास एक ले लो। तो वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी। होता क्या है कि यंगस्टर्स का मैंने देखा और मेजॉरिटी जो फर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं ना, वो सुबह में उठ के कुछ नहीं खाते हैं। तो होता क्या है कि ऑलरेडी पिता रहता है, फायर इतनी है, तो ओवरनाइट का एसिड इतना ज़्यादा होता है, सुबह में कुछ खाते नहीं, सीधा जाके लंच ले लेती है। और लंच के टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, तो फिर क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाता है। हाँ, जो 2 चपाती खानी चाहिए उसकी जगह 4 चली जाती है, राइट। फिर अगर वो खाया, उसके बाद 4-5 बजे ऑफिस में कुछ नाश्ता आया, समोसा आया या कुछ भी आया, वो डाल दिया, आगे का फूड ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, तब हमने और डाल दिया। फिर डिनर होता है 10 बजे, फिर और ओवर ईटिंग, तो वही साइकिल चलती है। तो इसकी वजह से आपको मिड मील वाले स्नैक डालने चाहिए। तो ये जो आपकी मम्मी ने लड्डू बनाए हैं वो बेस्ट है, तो वो आप ले लो, तो वो वहाँ पे कैलोरी मिल जाएगी। ओके। ऑल्सो जैसे आई एम अ स्वीट टूथ, तो मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी वो लड्डू। मैं रात को खा लेती थी और एक बार में 1-2 खा लेती थी। तो ऐसी कोई क्वांटिटी पर्टिकुलर है कि जिसमें हमें इतना ही खाना चाहिए? अब जैसे लड्डू है उसमें हम ग्राम्स तो नहीं डाल सकते हैं, बट जैसे हमें एक ही खाना चाहिए या दिन में ही खाना चाहिए, रात को नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, एक्चुअली क्वांटिटी हर एक पेशेंट के पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहती है, राइट। बट अगर एज अ नॉर्मल पर्सन किसी को अगर एडवाइस करना है तो आपको एक ही खाना चाहिए। फिर उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो सुपारी जितने हैं या फिर बड़े वाले नींबू जितने हैं। तो अगर बड़े वाले हैं तो आप एक ले सकते हैं, अगर छोटे वाले तब 2 ले सकते हैं। अब लेना कब है, तो आप 10 to 11 वाले टाइम पे या फिर इवनिंग 4 to 6 वाले टाइम पे ले लो। अब रात को ले रहे हो तो वो रॉन्ग चीज़ है, क्योंकि फिर वो हैवी होगा, वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। ऑलरेडी डिनर लिया हुआ है, उसके ऊपर आप डाल रहे हो तो वो न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे ही नहीं। ओके, ऑलराइट। अब जैसे हमने अग्नि के ऊपर डिस्कस किया, तो वैसे ये हम जब कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम में होता है, हम सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या क्या इशू है, हमें क्या इसकी थेरेपी लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होता है। वैसे ही मैंने आपसे मिलने से पहले कुछ रिसर्च की थी और उसमें एक वर्ड आया था ओजस। तो व्हाट इज़ ओजस एंड वो किस तरीके से फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है? ओजस और फर्टिलिटी का एकदम कनेक्शन है। ओजस को हम धातु के साथ कोरिलेट करते हैं, वो थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। वाता पित्ता कफा 3 बेसिक दोष रहते हैं। उसके बाद आती है धातु। 7 टाइप्स की धातुज रहती है, जिसको हम टिश्यूज भी कह सकते हैं। अब जैसे कि आज प्राची ने खाना खाया, तो आज के आज ही उसमें से धातु नहीं बनेगी। तो सबसे पहले बनती है रस धातु। रस धातु आज खाना के आया तो 5वें दिन पे बनती है। फिर जो बने, जैसे डाइजेस्टिव जूस के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। वो बना, उसके आगे के 5 दिन के बाद रक्त बनेगी, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र धातु को हम ओजस कहते हैं। तो पेशेंट को कहते हैं कि अगर फर्टिलिटी के साथ आते हैं तो बोलते हूँ कि ये दवाई अभी खाओगे तो आज के आज इफेक्ट नहीं होगी, 35 डेज के बाद उसकी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही अब फर्टिलिटी रिगार्डिंग भी कोई फूड खाते हैं तो 35 डेज के बाद उसमें से शुक्र धातु बनती है। तो धातु पुष्टि के साथ हम वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन भी। जैसे आपने ओजस कहा, तो हम जो लो AMH वाले पेशेंट्स रहते हैं ना, उनकी ओजस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। PCOD वाले को भी सेम करते हैं। मेल फर्टिलिटी में जिनको इश्यूज रहते हैं तो वहाँ पे भी हम वहीं पे ऊपर काम करते हैं। तो ओजस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ओके। मेरा एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ ट्राइंग टू कंसीव फॉर पास्ट 4 to 5 years एंड उनके रिपोर्ट्स जितने भी आए हैं अकॉर्डिंग टू हर, बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल टेक्सिंग, तो उनके हिसाब से रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं है, ना ही उनकी रिपोर्ट में ना ही उनके हस्बैंड की रिपोर्ट में। तो आप ऐसे कपल को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? ऐसे कपल को अगर आप एलोपैथी के अकॉर्डिंगली जाए तो उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लेके दिया जाता है, राइट। तो वो जो कपल होते हैं ना, वो पहले तो टूट जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, यू आर ब्रोकन, बट आपको अपने बॉडी को सुनने की ज़रूरत है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें कह रहा है बट हम सुनते ही नहीं हैं। तो
तो जैसे कि आपकी फ्रेंड ने बोला, तो उनके केस में क्या है कि सिर्फ फिजिकल ही ऑर्गन को मत देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम देखते हैं तो वो सही नहीं है, बट आप कितना स्ट्रेस लेती है, आपके हर एक इमोशंस, थॉट और आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स, आपका डाइजेशन, वहाँ पे सब मैटर करता है। तो वहाँ पे उनको हम फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स को प्रेफर करते हैं। और वैसे भी आयुर्वेद में सबसे पहले रूट कोज के ऊपर फोकस किया जाता है। नंबर 2, क्या क्या मिस्टेक वो लोग कर रहे हैं उनको सॉल्यूशन दिया जाता है। नंबर 3 पे 4 जगह हम उनको फोकस करवाते हैं। 4 पिलर्स, डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल। नंबर 3 पे आता है डिटॉक्स एंड नंबर 4 पे आता है एक्सरसाइज। जब आप ये सब करते हैं ना तो रिजल्ट मिल जाता है। ओके, सो आप जो ये डिटॉक्स जो आप कह रहे हैं ये तो हो गया इंग्लिश वर्ड, आप हिंदी में इसे क्या कहना चाहेंगे? डिटॉक्स एज इन कोई ट्रीटमेंट का नाम है आयुर्वेदा में? चलिए उसको मैं समझाती हूँ। डिटॉक्स यानी गाड़ी की सर्विसिंग जो इन्होंने पूछा। प्राची, ये हमारी गाड़ी है, राइट? जब बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ कचरा हो ना तभी डिजीज होते हैं। जैसे कि हमारी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर, अगर हम आपके पास भी होगी तो क्लच में या कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो हम या तो उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं या तो सर्विसिंग। रिपेयरिंग करवाते तो थोड़े दिन अच्छे चलती है, फिर वापस एज इट इज़ हो जाती है। अगर आपने सर्विसिंग करवा ली तो गाड़ी फुल फ्लेजेड चलती है। सेम अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज हुआ, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, पीसीओएस हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, एडिनोमायोसिस हुआ, राइट? तो वहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो कचरा है बॉडी में तो ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने काम करना बंद किया, क्यों दूसरे को नहीं हुआ? तो कचरा है तो कचरे को निकालो। तो वो है सर्विसिंग यानी डिटॉक्सिफिकेशन। उसको आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है। पंच यानी 5 और कर्म यानी प्रोसेस से हम बॉडी की सर्विसिंग करते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, जिनको जो ज़रूरत है उसको हम निकाल देते हैं और इसकी वजह से रिजल्ट मिल जाता है। और मैंने देखा है कि कई पेशेंट के बॉडी में अगर हिट है यानी पित्ता एग्रीवेशन है तो उनको पंचकर्मा में बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एक पेशेंट थी जिसको सेकेंडरी फर्टिलिटी थी। उसकी डॉटर 5 to 6 years की हो गई थी। शी वॉज प्लानिंग फॉर द बेबी। 1 साल हो गया। 4-5 डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा के आई थी। किसी ने रेफरेंस दिया, वो आई, प्रकृति परीक्षण की। फिर मैंने बोला कि आपको विरेचन कर्म करवाना पड़ेगा। तो उसको लगा कि ये क्या चीज़ है कि लूज मोशन करवा लो और बच्चा रुक जाए। तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। एंड कंसेप्ट तो क्लियर था बट शी वॉज कन्फ्यूज कि मैं क्यों ये करूँ। तो फिर मुझे मालूम था कि वो मेरे पास ही आएगी। वो 1 साल के बाद वापस आई, बट इन 1 साल में वो दूसरे 4-5 डॉक्टर के पास जाके आई थी। उसने टीएनसी भी करवा लिया, ये भी करवा लिया, वो भी करवा लिया, थक गई। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली थक जाते हैं। तो वो आई और मैंने फिर बोला कि नहीं, आपको विरेचन तो करवाना ही पड़ेगा। एंड शी वॉज मेंटली प्रिपेयर, नहीं अभी तो मैडम मैं रेडी हूँ। एंड मुझे अभी भी याद है 17 जनवरी को उसका डिटॉक्सिफिकेशन की डेट थी। उस दिन उसका विरेचन हुआ एंड नेक्स्ट मंथ में शी गॉट पॉजिटिव प्रेगनेंसी। उसको पीरियड ही नहीं आया और उसको डबल पिंक लाइन लेके आई कि मैडम लूज मोशन करवा ली और प्रेगनेंसी रुक गई। तो ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप पंचकर्म करवाते हैं ना, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ओके, अब जो जैसे आपने कहा कि इट मे बी पॉसिबल कि आपकी बॉडी ब्रोकन है, तो व्हाट इफ इट्स नॉट, इट्स लाइक नॉट, माय बॉडी इज़ नॉट ब्रोकन, मेरी बॉडी ब्रोकन नहीं है, शायद कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अफेक्ट कर रही हैं। कई आपका जो क्वेश्चन है यानी बॉडी के रिपोर्ट्स सब सही है फिर भी नहीं हुआ, राइट? आप वही कहना चाहती हैं? हाँ। तो बॉडी से भी डीपर में है। आयुर्वेद वहीं पे तो काम करता है। हम उसके ऊपर ही काम करते हैं। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी को नहीं देखा जाता, उससे भी डीपर होता है। जैसे कि आपके थॉट, आपके हर एक इमोशंस, आपकी बॉडी के डाइजेशन, आपके हॉर्मोन्स, और मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी एनर्जी भी वहाँ पे मैटर करती है। सो ये सब जाके जब कम्बो में करते हैं ना तो वो हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है
तो एक तो डाउट आ जाते हैं, वो एंजियस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनकी बिलीफ नेगेटिव हो जाती है। अब जब जाके वो प्लान करते हैं तो आपकी वुम्ब वही कंफ्यूज हो जा गया कि उसको ऐसा लगने लग जाता है कि दिस इज नॉट राइट टाइम टू कंसीव और रिसीव, तो इसकी वजह से वो डिले करता जाता है। तो हमें ये सबके कम्बो लेके काम करना पड़ता है, इसके लिए ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। ओके, सो डॉक्टर खुशबू, आफ्टर 30 आप क्या कहेंगी उन वुमेन को जो आफ्टर 30 कंसीव करना चाहती है? बिकॉज आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में हर वुमेन इंडिपेंडेंट होना चाहती है। हम पहले जॉब करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं खुद, और उसके बाद फिर कंसीव करना चाहते हैं। तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर 30 इट्स वेरी हार्ड टू कंसीव। तो आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। फर्टिलिटी की जर्नी की शुरुआत ही वहीं से होती है। एक्चुअली एक लड़की जो बहुत सारे सपने देखती है, तो वो क्या करती कि पहले जो आयुर्वेद में कहा गया था कि जो एज क्राइटेरिया रहता है वो 21 to 24 फीमेल का रहता था और मेल का 23 to 25। अब वो चेंज हो गया है। तो लड़कियां पढ़ती है, मास्टर्स करती है, राइट, से अराउंड 27-28 तो उनको शादी का विचार आता है, फिर वो शादी करती है, राइट। उसके बाद इतने टारगेट तो अचीव कर ही लेना है, तब तक तो बच्चा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सेटल होना है। तो वो हो जाती है अराउंड 3 to 4, उसमें साल लग जाते हैं। तो 32-33 के बाद दे आर गोइंग टू प्लान फॉर द बेबी, एंड 2 साल करते फिर उसको लगता है कि अभी तो प्रेगनेंसी रुक नहीं रही, तो वहाँ पे 34-35 ऑलरेडी हो जाता है। एंड फिर वो क्या होता है, जो कि कमाए थे वो चले जाते हैं ट्रीटमेंट में, और फिर वो जाते सीधा गायनेक के पास, और फिर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर, और फिर जाके वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, और फिर वो जाते हैं आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन है। मेरी अपकमिंग बुक का नाम ही है यू कैन कंसीव आफ्टर 30 इवन दो IVF IUI फेलियर। तो और मैंने वहाँ पे हिडन सीक्रेट्स भी लिखे हुए हैं कि कौन से रीज़न है कि जहाँ पे आपको फर्टिलिटी के इश्यूज है, जो आपको डॉक्टर कभी नहीं बताते हैं। तो 30+ के बाद आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है कि डिपेंड्स ऑन हर पेशेंट्स की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, कि अगर आपकी ओवरी में एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं तो कैसे उसको फ्रूटफुल किया जाता है, राइट। किस तरह से स्पर्म को हेल्दी बनाया जाता है, किस तरह से आपको लाइफस्टाइल मैनेज करनी चाहिए, डाइट में क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। जब आप ये कर लेते हैं तो आराम से कंसीव हो जाता है। इवन दो जिनके 3 IVF IUI, मेरे पास प्राची एक लेडी आई थी जिन्होंने 8 to 9 times IUI करवाए थे, एंड शी इज़ फ्रॉम आर सिटी, यहीं की थी, एंड किसी ने रेफरेंस दिया था, एंड वो आई मेरे पास, ये थी 5 साल पहले की बात। तो मैंने उसकी प्रकृति परीक्षण करके उसको बोला गया कि आपको विरेचन करवाना है, तो उन्होंने उस मंथ पे करवा लिया, एंड 1 ही महीना दवाई आ गई, उसी मंथ पे उसको कंसीव हो गया। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो हम जब डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर खुशबू कि PCOS कैसे इफ़ेक्ट करता है एक वुमेन की फर्टिलिटी को, तब आपने मुझे कहा था कि लो AMH भी होती है एक चीज़। तो लो AMH क्या होता है, आप उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? प्राची, अभी लो AMH के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। पहले तो AMH क्या है, एंटी मुलेरिन हार्मोन। ऐसा कहा जाता है कि जब हम बॉर्न होते हैं एज अ फीमेल, तो हमारी ओवरी में डिसाइड हो जाता है कि पूरी लाइफ में कितने एग्स बनेंगे। तो जब AMH कम होती है, उसका ये इंडिकेशन होता है कि जितने एग रिजर्वर है वो अभी कम होना शुरू हो गए हैं। तो जितने एग्स है उससे ही काम चलाना पड़ता है। तो लो AMH के केसेस अभी बहुत, आप मानोगे नहीं, 25-28 की एज में भी कम आने शुरू हो गए हैं। जनरली अराउंड 38-39 जब मेनोपोजल एज शुरू होती है ना, उसी टाइम पे पहले
AMH कम होती थी, बट अभी ड्यू टू स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल से ये केसेस बढ़ गए हैं। सो नॉर्मली कितनी AMH होना चाहिए, लाइक कुछ परसेंटेज? हाँ, AMH जो है ना उसका रेशियो 2 to 4 के बीच में होता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट के अंदर उसका रेशियो आता है, तो 2 to 4 के बिटवीन आता है, तो इट इज़ अ गुड फर्टिलिटी। ओके। अगर उससे कम है, 2 से कम, तो अगर 1 से 2 के बीच में है तो वहाँ पे मॉडरेट कहते हैं कि फर्टिलिटी थोड़ी कम हुई है। 1 से 0 के बीच में आता है तब जाके सिग्नल बनता है कि अभी स्पीड करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट आयुर्वेद में इसमें मार्वेलस रिजल्ट मिलते हैं। जो पेशेंट को ऐसा कहा जाता है कि आपको, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है ना वहाँ पे AMH को बढ़ाया नहीं जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है कि अगर कम होता है ना, तो क्योंकि वो ओवरी को में स्टिमुलेशन देने के बाद भी ओवम एक फॉलिकल्स ज़्यादा बनवाते हैं, फिर भी नहीं काम होता है ना, तो वो कहते हैं कि आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। यानी अपना नहीं हो रहा है तो दूसरे का डोनर लेके करना पड़ता है, तो तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। जहाँ पे आयुर्वेद में हम जितने ओवम है यानी जितने एग्स है उसको ही फ्रूटफुल कर देते हैं। ओके। क्योंकि हमें तो एक ही ज़रूरत है ना। हाँ। तो इसके लिए वजह से रिजल्ट मिलता है। मेरी एक मुंबई की पेशेंट थी एंड ये है अराउंड 6 साल पहले की बात। एंड जब उसके रिपोर्ट्स उसको शी वॉज सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी इनफर्टिलिटी और उसकी रिपोर्ट करवाए तब उसकी AMH थी लेस देन 0.01 एंड उसको 2 ही महीने में प्रेगनेंसी रुक गई थी विद आयुर्वेदा। तो विद इन 2 मंथ्स शी कंसीव, उसको हेल्दी बेबी बॉय भी हो गया। तो वहाँ पे हमें एक डिटॉक्स, लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस और आयुर्वेदा मेडिसिन जब आप लेते हैं तो आराम से रिजल्ट मिल जाता है और मैंने दिए हैं। ओके। तो ये तो बात हुई फीमेल फर्टिलिटी की। आप मेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज सजेस्ट करते हैं? मेल फर्टिलिटी के में भी सेम ही तरह की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है कि अगर स्पर्म एनालिसिस करवाया जाता है, राइट, सीमेन एनालिसिस, वहाँ पर रिपोर्ट्स होता है कि काउंट कम है या मोटिलिटी कम है, तो मैं नॉर्मल पर्सन को इस तरह समझाती हूँ, जैसे आपको भी कहना चाहती हूँ कि आपके काउंट अगर 25 मिलियन से कम आ गए हैं तो वहाँ पे उसको कम माना जाता है, राइट। फिर मोटिलिटी यानी स्पर्म का एक हेड, नेक और टेल रहता है, तो वहाँ पे फटाफट भाग के जाना चाहिए फेलोपियन ट्यूब तक, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर उसकी स्पीड यानी मोटिलिटी कम है तो वो काम नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी को भी दिखा जाता है कि किसी को हेड नहीं है, टेल नहीं है, मिडिल पीस नहीं है, तो वहाँ पे, राइट, तो उनके केस में भी हम देखते हैं कि कौन से दोष में इम्बैलेंस है। अगर पित्ता एग्रीवेटेड है तो वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन प्रेफर किया जाता है कि अगर गर्मी ही निकाल दो तो मेडिसिन की इफेक्ट बढ़ जाती है। एंड आफ्टर डैट हम शुक्राणु बढ़ाए तो वैसी मेडिसिन देते हैं, और स्पर्म को बनने में वैसे भी 84 डेज लगते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार हम 3 महीना दवाई देते हैं, तो उसमें रिजल्ट मिल ही जाता है। और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर हम काम करते हैं। और साथ साथ में स्ट्रेस होता ही है मेल को, जॉब का, बिजनेस का, राइट, तो स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए हम उसको पॉजिटिविटी और बहुत सारे एक्सरसाइज भी सिखाते हैं। तो जब आप वो स्टार्ट कर लेते हैं अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सब कुछ, तो रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा कोई केस रहा था आपके पास जिसमें जब वो आपके पास पेशेंट आया था तो आपको देख के लगा कि ये बहुत स्ट्रेस में है, इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली है, वो भी हार चुके हैं इस स्टेज पे, तो आपकी वो सक्सेस स्टोरी क्या थी? प्राची, आयुर्वेद को तो लोग वैसे भी लास्ट में ही चूज करते हैं, वो थक के ही आते हैं। कि जैसे कि रिजल्ट नहीं मिला, सीधा गए गायनेक के पास और फिर वो हार्मोनल सपोर्ट के ऊपर डाल देते हैं, फिर ये करवाया, फिर 2 साल तक हार्मोन थेरेपी लेने के बाद भी नहीं होता है तो फिर वो IUI प्रेफर करते हैं। IUI भी 5 से 7 8 बार करवा लेते हैं, फिर भी नहीं होता है, तो देन IVF के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर वहाँ से भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पे इतने सारे हार्मोन्स वो लोग ऑलरेडी लेके आते हैं हमारे पास, राइट, और हर पेशेंट थक के ही आते हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट था एंड शी इज़ फ्रॉम मुंबई के, जिनको 3 बार IVF करवाया था, लेप्रोस्कोपी सब कुछ हो गया था, नहीं हुआ, और एक गर्भ संस्कार वाली पेशेंट के हस्बैंड ने ही रेफरेंस दिया एंड वो आए थे।
और उन्होंने 2 महीना दवाइयाँ ये सब की और फिर नहीं हुआ। फिर 3rd मंथ में मैंने उसको बोला कि तुझे यहाँ पे आना होगा, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और उनको प्राची इतना ट्रस्ट था, क्योंकि मैं हमेशा बिलीफ के ऊपर जल्दी काम करती हूँ। अगर किसी को फेथ नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जैसे ही उसको बोला वो तुरंत आ गई। उसका पंचकर्म हमने करवाया, डिटॉक्स करके उत्तर बस्ती सब कुछ कर लिया, एंड उसी मंथ में शी कंसीव्ड प्रेगनेंसी। और उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैडम आप लिख के दे दो कि मैं कोविड की 2nd वैक्सीन नहीं ले सकती, मुझे ऑफिस में देना होगा। और मैंने उसको तब बोला ऐसे नहीं हो सकता, तुझे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करनी पड़ेगी एंड देन आई कैन। तो फिर उसने किया एंड प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। उसके बाद मैंने उसको ये भी बोला कि हार्ट बीट आ जाए तब तक कंफर्मेशन नहीं माना जाता। एंड विद इन 3 to 4 days उसके हार्ट बीट्स भी आ गए थे और उसकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुली आगे गई। तो हमेशा उनका फेथ होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को मैं बोलती भी हूँ, पूरा कंसल्टेशन के बाद 1 घंटे का कंसल्टेशन के बाद भी उनको हम कहते हैं कि राम नाम लिखो पत्थर के ऊपर। और हनुमान जी ने पत्थर को पानी में डाला और पत्थर तैरने लगा। क्यों? वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं था ज़रूर था। तो क्यों तैरने लगा? फेथ की वजह से। उनकी विश्वास था हनुमान जी को कि राम नाम लिखो तो पत्थर तरेगा ही। उन्होंने पूरा ब्रिज बना लिया, लंका भी पहुंच गए। तो बिलीफ बहुत मैटर करती है। तत्व चिंतकों ने ये माना था कि हनुमान जी की बिलीफ में था, इसकी वजह से पत्थर तैरने लगा था। तो उनके बिलीफ के ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ता है। और वैसे भी आपने बहुत पहले पूछा था कि गूगल करके आते हैं। हाँ। तो पेशेंट आधा नॉलेज तो लेके ही आते हैं कि मैडम AMH है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस है, ये है वो है, डॉक्टर ने ये बोला है, ये डॉक्टर ने बोल दिया डोनर लेना। तो वहाँ पे आधी बिलीफ तो उनकी वहीं पे हो जाती है। तो बिलीफ तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो हम बिलीफ के ऊपर काम करते, जैसे ही टूट गई रिजल्ट मिल गया। तो आपने अभी मुझे कहा गर्भ संस्कार के बारे में, आप कुछ थोड़ा सा हमें गर्भ संस्कार के बारे में बता सकते हो? गर्भ संस्कार एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, राइट। गर्भ यानी फिटस और संस्कार यानी उसको हम जैसा बनाना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो एक शॉर्ट में कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे का प्रोग्रामिंग कर सकते हो जब बच्चा अंदर है। क्यों? क्योंकि वोम्ब इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ योर चाइल्ड एंड यू आर फर्स्ट टीचर ऑफ योर चाइल्ड। सो आपको जो सिखाना है आप उसी टाइम पे सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि 80% काम वहीं पे हो रहा है। और मेजोरिटी ऑफ द कपल क्या करते हैं, 20% बच्चा आने के बाद सिटी की बेस स्कूल में डालते हैं, बेस क्लासेस करवाते हैं, सब कुछ अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। बट अगर आपने वही एफर्ट 80% के टाइम कर लिया तो आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन अच्छी हो जाएगी। आप ऐसा कभी भी कुछ रहा हो कि आपके पास कोई पेशेंट आया है और उनकी आयुर्वेदा को लेकर कुछ ऐसे मिथ्स हों उनके दिमाग में, ऐसी कोई बातें हों जो पूरी तरीके से मिथ है और आपको लगा हो कि ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आयुर्वेदा की तरफ नहीं आते? बहुत सारी मिथ है, एक नहीं बहुत सारी। उसमें से एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, ये एक मिथ है। अभी तक के जो 1 आवर के कन्वर्जेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, वो ऐसे नहीं है। दिस इज़ द रियल स्टोरी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें देर लगता है, जस्ट रूट कोज को ढूंढने की ज़रूरत होती है। जब आप रूट कोज को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता ही है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको वमन करवा लिया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, वीरेचन करवा लिया, पॉजिटिव बस्ती दे दी, उत्तर बस्ती दे दी, हाइड्रोसल्फिन्स वैनिश हो गया, PCOD वैनिश हो गया, फाइब्रोड वैनिश हो गया। तो ऐसे रिजल्ट दिए हुए हैं। तो मोर देन 15,000 कपल को ऐसे ही रिजल्ट नहीं मिला है, उनको आयुर्वेद से ही रिजल्ट मिला है। आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आयुर्वेदिक फर्टिलिटी को और मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर को कहाँ देखना चाहती हैं? मेरा एक बड़ा वाला विज़न है कि जहाँ पे वीमेन हेल्थ केयर सेंटर यानी आयुष खेमना का ही वेलनेस सेंटर हो, कि जहाँ पे फर्टिलिटी रिगार्डिंग बहुत सारे ट्रीटमेंट सबको मिले। क्योंकि लोग थक के
बाद में आते हैं तो इतना टाइम हमें भी लगता है, उसकी जगह सीधा कहीं पे कुछ गड़बड़ लगे या फिर प्री कंसेप्शनल, राइट, यानी जिसको हम बीज शुद्धि संस्कार कहते हैं, तो वहीं से वो लोग शुरू कर ले तो ये सब झमेले में कह सकते हैं, वो चक्कर में वो पड़े ही नहीं। तो वो एक ड्रीम है कि यहाँ पे अगर कपल ने प्लान किया कि उनको प्रेगनेंसी रखनी है तो डिटॉक्सिफिकेशन करवा लिया, बीज शुद्ध कर लिया, फिर कंसीव कर लिया, सब कुछ प्रोग्रामिंग कर ली, गर्भ संस्कार कर लिया, डिज़ायर बच्चा मिल जाएगा। और वीमेन हेल्थ केयर सेंटर इसलिए कि मेनोपोज से लेके प्यूबर्टी, राइट, हर किसी को बहुत सारे इश्यूज़ है। तो मुझे ये है कि लोग खामखा हार्मोन्स लेने के चक्कर में ना पड़े चले, क्योंकि अगर हार्मोन ने काम, जैसे कि थायराइड के हार्मोन ने काम कम किया, प्रोडक्शन कम किया या कहीं पे गड़बड़ है, तो हम वहाँ पे नहीं सोचते, सीधा हार्मोन थेरेपी के ऊपर चढ़े जाते हैं। उसकी जगह उसको नेचुरल वे में ही क्यों ना करें। तो वो एक मेरा बड़ा मिशन है। तो कोई भी एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा कोई मैसेज हर एक उस लेडी को जो फर्टिलिटी में स्ट्रगल कर रही है, हर एक उस इंसान को जो कंसीव करना चाहता है, उसके लिए कोई एक मैसेज दीजिए। मैं हर एक फर्टिलिटी से जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन कपल को कहना चाहती हूँ कि आप थक मत जाओ। जब आपको लगता है कि हम टूट गए हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, हम ओवरवेल्म्ड हो गए, तो वहाँ से आपकी नई शुरुआत हो रही है। यू हैव टू थिंक लाइक दैट, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। तो वहीं से शुरू करो। फिर आपको 5 चीज़ों को समझना है कि अगर आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसकी रूट कॉजेज़ को ढूंढिए। फिर आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करो, स्ट्रेस को मैनेज करो, डाइट प्रॉपर लो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माइंड सेट कीजिए। जब आप माइंड सेट करते हैं ना, तो वुम्ब वही एनर्जी को कैच करता है। तो वुम्ब को प्रेपरेशन के लिए लग जाइए और वहीं से आपकी एक नई जर्नी शुरू कीजिए। और बहुत ही जल्दी आप मिरेकल्स कर सकते हैं जब आपने डिसाइड किया कि नहीं, यू आर कैपेबल, देन उसी समय पे आप मिरेकल को लाने के लिए रेडी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू, आपका इतना टाइम देने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी एंड में कि आप अपने रूट पर वापस आइए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पर वापस आइए। आप इस फर्टिलिटी जर्नी में अकेले नहीं हैं, डॉक्टर खुशबू आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच।